हेलो स्टूडेंट्स, गजादर सिंह एजुकेशनल कॉलेज की सीडीपी कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बाल विकास के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। इसकी अवस्थाओं का भी संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हम उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। एक तो होता है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, और दूसरा होता है वातावरण या इन्वायरमेंट। इन्हीं दोनों के गुणनफल को विकास कहते हैं। तो आज इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम यानी वंश का अनुक्रम। वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान, लाइक बिगेट्स लाइक, अर्थात जैसे माता पिता वैसे ही उनकी संतान होती है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो भी गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम के तत्व जन्म के बहुत बाद तक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं और वास्तव में ये प्रभाव जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसी तरह से माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। अगर हम देखें तो वंशानुक्रम क्या है, यानी कि हमें जेनेटिक जो क्वालिटीज़ मिलती हैं, बच्चों का जो फेस माता पिता से मिलता है या नेचर मिलता है, पर्सनालिटी मैच करती है, वो सबको ही हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया मानव शरीर कोशों का योग होता है, यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो सेल्स का बना होता है। सेल्स यानी कि मानव के जो शरीर हैं उनकी सबसे छोटी इकाई, जैसे कोई दीवार बना रहे हों तो ये कई सारे ईंट से मिलकर के बनता है। तो ये एक ईंट या एक सिंगल यूनिट, इसी तरह से हमारी बॉडी जिन चीज़ों से बनी है उनकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। और मानव शरीर सेल्स का ही योग है। दो युग्मक सेल्स या गैमेट सेल्स लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करते हैं उसे जाइगोट्स कहते हैं। और ये कोश 2, 4, 8, 16, 32 क्योंकि जोड़ों में बन रहा है तो इस क्रम में संख्या आगे बढ़ती रहती है। संयुक्त कोश दो उत्पादक कोशों का योग होता है। इनमें से एक कोश पिता का, जिसको पितृकोश कहते हैं, दूसरा मातृकोश होता है जो माता का होता है, और इनको दोनों को मिला करके उत्पादक कोश या संयुक्त कोश कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र प्रत्येक मनुष्य में होता है, या कह सकते हैं कि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में लिखा गया है कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में ही निहित होती हैं। तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये जो 23 जोड़े होते हैं इनमें से 22 जोड़ों को ऑटोजोम कहा जाता है। 22 जोड़ों को ऑटोजोम कहा जाता है क्योंकि ये माता पिता दोनों में समान होते हैं, यानी सेम होते हैं। और जो 23वां होता है उससे ही आगे की संतान क्या होगी ये डिपेंड करता है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो संयुक्त कोश या युग्मज क्या होता है, तो माता का कोश और पिता का कोश मिलकर के जो उत्पादक कोश बनाता है उसे ही संयुक्त कोश या युग्मज या उत्पादक कोश कहते हैं। और गुणसूत्र क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के नाभिक में, मतलब ये कोशिका है उसका जो सेंटर होता है उसको हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। तो उसमें डोरों के समान रचना पाई जाती है जिसको कि क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में ही पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं
जिनमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको कि जीन्स कहा जाता है और इसीलिए हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। बालक की केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। पितरक या जीन एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक तत्व पाए जाते हैं जिनको पितरक या जीन कहा जाता है। मतलब निश्चयात्मक तत्व, जो फैक्टर्स जो फिक्स हैं, यानी अब माता पिता से कुछ क्वालिटीज़ हमें जो मिलती हैं वो सेम ही रहती हैं। जैसे आम का पेड़ है तो आम ही होगा, कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, मतलब बबूल है तो बबूल ही रहेगा, आम है तो आम ही रहेगा। कुछ क्वालिटीज़ तो फिक्स रहती हैं। मतलब शेर का बच्चा शेर या कुत्ते का बच्चा तो कुत्ता ही रहेगा। वो अलग बात है कि उसकी पर्सनालिटी में कौन से फैक्टर्स प्रभावी हैं, कौन से, जैसे इंसान का बच्चा है तो इंसान ही होगा। अब वो डरपोक है, कमज़ोर है, ये क्वालिटीज़ बाद में डिसाइड होंगी, लेकिन इतना तो फिक्स है कि इंसान का बच्चा है तो इंसान ही होगा। तो जो निश्चय यानी कन्फर्म तत्व होते हैं वो उनको ही हम जीन्स कहते हैं। जीन पितरक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी रूप में सदैव यानी कि हमेशा ही स्थानांतरित होगा। अपने माता पिता और पूर्वजों से जो जन्मजात विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं वो हमें पितरक यानी जीन्स के माध्यम से मिलती हैं। माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होता है। शुक्र कीट द्वारा अंडकोश का निषेचन होने पर ही समय प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब देखा हमने क्या कि जैसे मैंने बताया कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है जिसमें से 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, सेम होता है। अब जो 23वां जोड़ा है माता में XX, पिता में XY, यानी X और X होते हैं तो गर्ल और XY होता है तो मतलब ये फीमेल और ये मेल हो जाएगा। तो अब माता में XX हैं और पिता में XY हैं, तो एक तरफ XX और एक तरफ XY। अब X और X मिल गए, XX बना तो ये फीमेल हो गई। इसी तरह से X से Y मिल गया, XY बना तो ये मेल हो गया। S से यहाँ पर भी X मिला तो फीमेल और X और Y मिला तो मेल, तो इस पर ही निर्भर करता है। यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूर्णतः एक पिता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि माता में तो सारे XX क्रोमोसोम ही हैं, पिता में ही XY हैं। तो ये Y फैक्टर ही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। वंशानुक्रम के नियम क्या हैं? वंशानुक्रम के निम्नलिखित नियम: बीज कोशों की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों का नियम और मेंडल का नियम। तो बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है बीज कोशों की निरंतरता का नियम। इस नियम का प्रतिपादक बीजमैन ने किया था। MCQ टाइप क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो बीज कोश यानी जो बीज लगाए हो पेड़ या पौधा उसी का ही बनेगा, ये निरंतर सत्य है। यानी माता पिता द्वारा अपनी संतति या संतान को हस्तांतरित होते रहते हैं और बीज कोड कभी नष्ट नहीं होते। पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत यानी कि एक्सचेंज होते रहते हैं। इस नियम का अर्थ यही है, जैसा मैंने अभी पहले बोला कि इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है जब तक कि अलग कोई मतलब आगे भी संक्रमण की क्रिया हम मेंडल के नियम में पढ़ेंगे। फिलहाल पहला नियम क्या है कि जिस तरह का बीज कोश होगा वो वैसा ही संतान आगे हस्तांतरित होती जाएगी। उसी के बीज कोश के जो क्वालिटीज़ या ट्रेड्स होंगे वही आगे की संतान में हस्तांतरित होते जाएंगे। इस नियम के अनुसार माता पिता बीज कोश के संरक्षणकर्ता होते हैं और अवसर आने पर अपनी संतति को हस्तांतरित कर देते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे एक बैंक से रुपया निकाल कर दूसरे बैंक में जमा कर देना, यानी माता पिता की क्वालिटीज़ को वहाँ से निकाल करके बच्चे में हस्तांतरित करना। दूसरा है समानता का नियम। अब जब हस्तांतरित किए हैं तो समानता तो होगी ही, तो लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि समानता का नियम क्या कहता है, जैसे माता पिता होंगे उनकी संतानें भी वैसी ही होंगी। हालांकि इस नियम में बोला गया है कि माता पिता बुद्धिमान हैं
तो बच्चा भी बुद्धिमान, माता पिता का कद लंबा है तो बच्चे का भी वैसा ही होगा। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, और ये अपवाद क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्वालिटीज़ होती हैं वो दो अवस्था में होती हैं, सुप्त अवस्था में और जागृत अवस्था में। यानी माता पिता में भी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कुछ सुप्त अवस्था में होंगी, कुछ जागृत अवस्था में होंगी, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे में आते हैं। तो उसी के हिसाब से भिन्नता का नियम भी दिया गया है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि माता पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान हो, या माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही हो। कई बार इसके अपवाद देखने को मिलते हैं, रंग रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जो अलग अलग संतानें होती हैं उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर भाई बहन हैं तो दोनों, हो सकता है कि माता पिता दोनों गोरे हों और इनमें से भाई या बहन इसमें से किसी एक का रंग गोरा ना हो, या माता पिता दोनों का कद छोटा हो और हो सकता है कि भाई का कद लंबा हो जाए। तो इसके दो कारण होते हैं असमानता के या भिन्नता के। एक तो ये वाली क्वालिटी जो बताई, जागृत अवस्था सुप्त अवस्था वाली, और दूसरा होता है वातावरण। तो भिन्नता के नियम में हमने ये चीज़ें देखी। अनेक पितरक उत्पादक कोशों में होते हैं जो एक दूसरे से विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न बच्चे को जन्म दे देते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। यही जो मैंने अभी बताया कि जागृत अवस्था होती है और सुप्त अवस्था होती है। कई बार देखा होगा कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंदबुद्धि और मंदबुद्धि माता पिता की संतानें प्रतिभाशाली होती हैं। तो उसका कारण कौन सा सिद्धांत है? प्रत्यागमन का नियम है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कई बार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें मंदबुद्धि किस नियम के कारण होती हैं? तो आप क्या लिखोगे? प्रत्यागमन के सिद्धांत के कारण। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो सुप्त गुण हो यानी सोए हुए गुण होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और कई पीढ़ियों बाद पूर्वज के गुण या दोष भावी संतति में आ जाते हैं। हो सकता है परदादा या उनसे भी ऊपर की जो पीढ़ी हो, उनका जो गुण पेरेंट्स में सुप्त अवस्था में था वो अचानक जागृत हो गया, या कभी कभी जागृत जो अवस्था है, गुण है, वो सुप्त भी हो जाती है। ये तब होता है जब गुणसूत्रों का मिश्रण ठीक से नहीं होता, तब प्रतिभाशाली माता पिता के मंदबुद्धि संतति हो जाती है और मंदबुद्धि माता पिता की प्रतिभाशाली संतानें भी हो जाती हैं। नेक्स्ट हमने देखा अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, यानी कि जो गुण हमने अर्जित किए हैं। जैसे लामार्क ने बताया, उनका जो विचार था कि प्रारंभ में जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से ऊंचे ऊंचे मतलब पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए, इन सब कारणों से ऐसा बताया जाता है ना कि जिराफ ने अपनी गर्दन उचकाते आगे के समय में क्या हुआ, इनकी गर्दन लंबी हो गई। तो अब बाद की जो जनरेशन होगी उन सब की गर्दन क्या होगी? लंबी होगी। तो ये अर्जित गुण है, यानी परिस्थितिवश जो हमने गुण अर्जित किए हैं, फिर आगे की संतानों में वो गुण अपने आप ही क्रिएट होने लगते हैं। इसके लिए, इस नियम की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोग भी किए गए हैं, जिसमें से पावलोव, मैकडूगल और हैरिसन के परीक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं। पावलोव ने क्या किया था? सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया था, और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी के चूहे 30 बार घंटी बजने पर खाने के लिए आते हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के चूहे केवल 5 बार ही घंटी बजने पर खाने के लिए आ जाते हैं। यानी उनके अंदर ये क्वालिटी क्या हो गई? इनहेरिट हो गई। इसी तरह से मैकडूगल ने भी प्रयोग किया था चूहों पर, और उसने पानी के एक बड़े टब में कुछ चूहे छोड़ दिए थे, जिसमें से निकलने के लिए 2 रास्ते थे। एक मार्ग प्रकाशयुक्त था यानी उजाला था, और दूसरे में अंधेरा था। तो प्रकाशयुक्त मार्ग में बिजली के झटके लगने की व्यवस्था थी। चूहे पहले प्रकाश मार्ग से जाने का प्रयास करते थे, लेकिन इस मार्ग में विद्युत का झटका लगता था, जिसके कारण वापस लौट जाते थे, और फिर अंधेरे मार्ग से उन्होंने निकलना शुरू किया। और इस परीक्षण में मैकडूगल ने देखा कि प्रथम पीढ़ी के जो चूहे थे वो अंधकारपूर्ण मार्ग को ढूंढने में 165 बार उन्होंने क्या की थी? भूल की थी। लेकिन जो 23वीं पीढ़ी थी उन्होंने केवल 25 बार त्रुटि की थी। तो इस तरह से चूहों पर प्रयोग करके भी इस नियम की मतलब की स्थिति स्पष्ट की गई। अब देखो, मेंडेल ने भी नियम निकाला कुछ निष्कर्ष
क्या किया था? मेंडेल ने मटर पर प्रयोग किया था। तो इम्पॉर्टेंट है मेंडेल का नियम, इन्होंने मटर और चूहों दोनों पर प्रयोग किया। मटर का प्रयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में या फिर अति लघु वाले क्वेश्चन में भी आपका कई बार मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पाइसम सटाइवम, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मेंडेल ने मटर का प्रयोग किया था और उन्होंने इसमें विरोधी गुणों के 7 जोड़े पाए जाते हैं। ये कम समय में तैयार होते हैं। प्रयोग में लंबे पौधे और छोटे पौधे वाले मटर के बराबर संख्या में बीज लेकर के उन्होंने बोए और जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो इस प्रकार है। तो मेंडेल ने कौन सा नियम दिया? प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक तरफ लंबा पौधा, एक तरफ बौना पौधा। तो जैसे हमने ऊपर अभी लड़का लड़की वाला देखा था, एक्स 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 वाई, ऐसे यहाँ पे हम लंबे और बौने पौधे के गुड ट्रेट्स देख रहे हैं। तो एक तरफ में टी टी और एक तरफ में स्मॉल टी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से संयोग बनेंगे? ये वाला टी, ये वाला टी, ऐसे दूसरे बार में, फिर इधर से और इधर से, फिर इधर से और इधर से, और फिर लास्ट में इधर से और इधर से। तो हमने क्या देखा कि जो प्रथम संतानें होंगी उन सब में क्या है? पितर पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन में एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा था, लेकिन उससे जितने भी आपने निकाले वो सारे ही क्या हैं? सेम टी और टी ही निकल रहे हैं। तो यानी पौधा लंबा हो गया। प्रथम संतान में जो संतानीय जो पीढ़ी थी उसमें लंबे पौधे निकल रहे हैं, मतलब ऑन एवरेज बहुत लंबे नहीं लेकिन बौने भी नहीं। ये बौने का सिंबल है, ये लंबे का है, तो इसमें एक लंबा एक बौना यानी कि एवरेज या ऑन एवरेज कह दूँ तो लंबा ही पौधा हुआ। अब युग्मकों के यानी जाइगोट्स के जो विलगन का नियम है इनको अलग करने का, तो दूसरी पीढ़ी में क्या देखा? पहले वाले में टी टी, दूसरे वाले में फिर टी टी। अब ये पहली पीढ़ी की संतान टी टी थी, अब दूसरी जो पीढ़ी आएगी उससे किस तरह से संतान की उत्पत्ति होगी? तो आप देखो टी टी, फिर टी और टी, फिर टी और टी, और लास्ट में टी और टी, यानी 3 चांसेस तो क्या है लंबे होने के, लेकिन एक चांस बौना होने का भी है। यानी कि अगर देखा जाए तो शुद्ध लंबे, पूरी तरह से लंबे कितने हैं? 25%। मतलब आपने 4 हिस्से कर लिए, ठीक है, तो एक हिस्सा कितने का हुआ? मतलब 100 का आप 4 हिस्सा करो तो एक हिस्सा कितने का हुआ? 25 का। ये 4 हिस्से हुए आपके, एक हिस्सा 25 का है, यानी 25% क्या चांस है कि शुद्ध लंबा जो पौधा होगा वो शुद्ध लंबा होगा 100%। और शुद्ध बौने का परसेंटेज कितना है? ये भी 25% है, जो कि शुद्ध रूप से क्या होगा? बौना होगा। और 50% चांसेस क्या है कि ऑन एवरेज होगा। 50% चांसेस ऑन एवरेज या नॉर्मल लंबा होगा। तो ये उन्होंने निकाला। इसी तरह से फिनोटाइप अगर अनुपात देखें बाहरी संरचना का, तो एक ही अनुपात था जिसमें कि पौधा क्या था? वो पूरी तरह से बौना है। बाकी एवरेज को भी हम लंबे की कैटेगरी में रखेंगे, और जो लंबा है शुद्ध रूप से या बहुत लंबा है उसको भी हमने लंबा माना है। ठीक है, तो फिनोटाइप अनुपात क्या बताया कि 3 जो रेशियो है वो क्या है? लंबे होने का और 1 बौने होने का है। उस तरह से दूसरा जो जीनोटाइप अनुपात है, यानी जीने संरचना की अगर बात करें तो 1:1 की है, यानी कि एक रेशियो था शुद्ध लंबा होगा, 50% चांसेस थे कि हाइब्रिड टॉल होगा, यानी बहुत लंबा भी नहीं लेकिन बौना भी नहीं होगा, और 25% चांस क्या था कि शुद्ध बौना होगा, जो हमने यहाँ पर अभी इस चित्र के माध्यम से समझा है। तो आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से इस नियम को मैं रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, वंशानुक्रम के नियम क्या हैं? तो वंशानुक्रम के 6 नियम हैं। उसमें पहला था बीज कोश का निरंतरता का नियम, यानी माता पिता के जैसे बीज कोश होंगे, यानी आप जैसा बीज लगाओगे पौधा वैसा ही होगा। तो कुछ क्वालिटीज़ तो निश्चित ही रूप से हस्तांतरित होंगी, जैसा बताया मैंने कि शेर का बच्चा शेर और कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा। दूसरा था समानता का नियम, और ऑन एवरेज
या नॉर्मली यही मानते हैं कि लंबे माता पिता हैं तो बच्चा लंबा होगा, या माता पिता प्रतिभावान हैं, बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी वैसा होगा। हालांकि कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग भिन्नता का भी नियम है। कई बार क्या होता है कि एक ही माता पिता की सभी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं, या फिर माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान वैसी नहीं होती हैं। फिर था प्रत्यागमन का सिद्धांत या नियम, और यही बताता है कि इसी के कारण जो विभिन्नता पाई जाती है वो इसी के कारण है क्योंकि जागृत और सुप्त अवस्था में जो गुण होते हैं या ट्रेड्स होते हैं माता पिता के, इन दो अवस्था में होते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई पीढ़ी पहले का जो पूर्वज होगा उसके गुण दोष जागृत हो जाते हैं और भावी संतान में आ जाते हैं, और जो वर्तमान पेरेंट्स होते हैं उनके गुण सुप्त अवस्था में यानी सोती अवस्था में चले जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब माता पिता के गुण सूत्र का मिश्रण ठीक से नहीं हो पाता है। फिर था अर्जित गुणों का संक्रमण, यानी कि जैसी परिस्थिति में रखा गया है उस परिस्थिति में रहने के कारण जो बॉडी में चेंजेस आए हैं, काफ़ी समय तक ऐसी परिस्थिति में रहने के कारण, किसी एक विशेष परिस्थिति में रहने के कारण जो चेंजेस होते हैं, तो आगे की जो जनरेशन होती है उस जनरेशन में जो बच्चे होते हैं उनमें नेचुरली वो सारे क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जैसा कि जिराफ का एग्जांपल दिया गया था आपको कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, धीरे धीरे परिस्थितिवश लंबी हो गई, लेकिन अब जितने भी जिराफ होते हैं उन्हें कैसे भी परिस्थिति में रखो उनकी गर्दन लंबी ही पैदाइशी होती है। फिर था मेंडेल का नियम, जिन्होंने मटर और चूहों पर प्रयोग किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम टटाइवम, और मटर पर जो प्रयोग किए गए थे उससे उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्वतंत्र अपवहन का नियम था, युग्मकों के विलगन का नियम था, फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात, हमने इन सब की चर्चा कर ली। अब इसी सेम जैसे मटर के बारे में था ऐसा ही सेम प्रयोग चूहों पर भी किया था। इसमें काले और सफ़ेद चूहों को लिया गया था। जैसे मटर के दानों में पतले यानी छोटे या कह सकते हैं कि बौने और लंबे पौधे लिए गए, ठीक उसी प्रकार चूहों में सफ़ेद और काले चूहे लिए गए और यही सेम अनुपात उसमें भी देखा गया कि 3:3 संबंध 1 के अनुपात में चूहे काले और सफ़ेद थे। नेक्स्ट, बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमीय कारक और कौन कौन से कारक हैं? तंत्रिका तंत्र की बनावट, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में प्राणी की जो वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं होती हैं, ये सब कुछ क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है और इसी से जितने भी ग्रंथियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां हैं, पेशियां हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। छात्र की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर ही निर्भर करती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि छात्र की प्रतिक्रियाएं यानी रिएक्शंस किस पर डिपेंड करता है? तो उसके तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है। बालक के तंत्रिका तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा और असमान आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसी से उसका भविष्य निर्भर करता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है? वंशानुगत कारक जन्मगत विशेषताएं होती हैं जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं, यानी जन्म से पाई जाने वाली, बाय बर्थ पाई जानी क्वालिटीज़ को ही हम क्या कहते हैं? वंशानुगत कारक कहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के जिस प्रकार के शरीर संबंधी पितरैक जीन्स का संयोग होता है, बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भी उसी के अनुसार होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि माता पिता के जो संयोग या मिश्रण था वो गलत होने के कारण कई बार सुप्त अवस्थाएं जागृत हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन के द्वारा स्पष्ट किया है कि गर्भस्थ बच्चे के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी हार्मोन्स का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बोलते हैं ना कि बहुत पॉजिटिव रहो, खुश रहो, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुकी हैं कि गर्भस्थ बच्चे के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि हार्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। मानसिक विकास पर क्या प्रभाव है? तो क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। वंशानुक्रम संबंधी जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनसे ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी
बुद्धिमान ही होते हैं। कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी कम बुद्धि के होते हैं। हालांकि इसका अपवाद हम ऊपर देख चुके हैं। संवेगात्मक विकास पे प्रभाव। किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर करती है। इसीलिए जो मनुष्य का संवेगात्मक विकास होता है उसमें भी वंश अनुक्रम का काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। जो माता पिता अगर संवेदनशील यानी इमोशनल होंगे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, इमोशनल होंगे। यानी कि इमोशनल ट्रेट्स जो होते हैं वो भी हमें अपने पेरेंट्स से ही मोस्टली मिलते हैं। सामाजिक विकास का प्रभाव। व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये तो आपने सुना ही होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक कथन किसका है मैं आपको शुरू की कक्षा में बता चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में अधिक होती है उतनी ही तीव्रता से विविध प्रकार के समाजों में वो समायोजित कर लेता है, यानी एडजस्ट कर लेता है। और परिवार में सामाजिकता का बहुत महत्व है। व्यक्ति को एडजस्ट करना आना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसके ऑल ओवर लाइफ के लिए। स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का स्वभाव मुख्यतः उसके सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है। यानी दो फैक्टर्स हैं, एक तो उसका जो मतलब इमोशनली वो जैसा है बाय बर्थ या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा उसको कैसे वातावरण में भी रखा गया है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नहीं है, लेकिन वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जो उसे गुस्सा क्रिएट करे उसके अंदर, तो गुस्सा फिर उसके अंदर आ जाएगा। चरित्र के विकास पर प्रभाव। व्यक्ति का चारित्रिक विकास भी उसके वंश अनुक्रम पर निर्भर करता है, और इसका निष्कर्ष डगडेल ने चरित्रहीन ड्यूक के वंश के अध्ययन के आधार पर किया था। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि मंद बुद्धि के बालक का मानसिक विकास मंद गति से होता है। यानी कि माइंड और बॉडी क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसी तरह से स्वस्थ मस्तिष्क है तो स्वस्थ शरीर भी होगा। आपने खुद भी इस चीज़ को फील किया होगा कि अगर आप शरीर से, आपने चाहे कितना भी अच्छा खाया पिया हो, आपकी नींद बुरी हो, अगर आप किसी टेंशन में हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी मतलब बहुत ही आप वीक महसूस करने लगते हो। और एज सेम अगर आप बीमार हो तो आपका माइंड भी थोड़ा कम वर्क करने लगता है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। बालक में माता पिता की व्यावसायिक योग्यता की कुशलता भी हस्तांतरित होती है। कैटल ने 885 अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करके पाया था कि उनमें से 2/5 व्यवसायी वर्ग, 1/2 भाग उत्पादक वर्ग और केवल 1/4 भाग कृषि वर्ग के थे। तो अतः स्पष्ट है कि व्यावसायिक कुशलता वंश परंपरा पर आधारित होती है। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे हम ना सिर्फ केवल फिजिकल बल्कि मेंटल, इसके साथ साथ हमारी जो व्यावसायिक योग्यता हैं यानी करियर बनाने की, वो भी प्रभावित होती हैं। हमारे इमोशंस भी प्रभावित होते हैं, इन सब का प्रभाव होता है। अब दूसरा जो फैक्टर है विकास की क्रिया में वो है वातावरण। पहला था वंशानुक्रम जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरा क्या है, वातावरण। तो वातावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर, यानी वातावरण को अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बोलते हैं चारों ओर से ढका हुआ। यानी हम चारों ओर से जिन भी चीज़ों से ढके हुए हैं वो सभी हमारा क्या है, वातावरण है। वो चाहे मनुष्य हो और चाहे निर्जीव पदार्थ हो। जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं तो हमारे टीचर, अदर क्लासमेट्स, इसके साथ साथ जो कैसा क्लासरूम है, साफ़ है कि नहीं, क्लास में लाइट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं, बहुत शोर तो नहीं हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी वातावरण के अंदर आते हैं। तो इसको हम भौतिक और अभौतिक दोनों तरह की जो वस्तुएं होती हैं ये सब मिलकर के मनुष्य के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, और इन दोनों को मिला करके ही वातावरण कहा जाता है। वातावरण से तात्पर्य बाहरी शक्तियाँ, परिस्थितियाँ, प्रभाव से है जो मानव विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।
मनुष्य अपने वंश अनुक्रम से जो भी गुण प्राप्त करता है वह सभी परिवर्तनशील होते हैं और उसमें पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। यानी पेरेंट्स से हमें जो भी क्वालिटीज़ मिली, अब उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालने के लिए तो इन्वायरमेंट चाहिए ना। सपोज़ कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत गुस्से वाले थे और बच्चा भी क्या हो गया, बहुत गुस्से वाला है, लेकिन एटलीस्ट उसको गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कुछ तो उसके साथ होना चाहिए, कोई तो फैक्टर हो, कोई तो उसके इन्वायरमेंट में या उसके जो साथी हैं उसको कुछ तो गुस्सा दिलाने का काम करेंगे जो उसे गुस्सा आएगा। यानी कि जो क्वालिटीज़ मिली हैं उनको बाहर आने के लिए क्या चाहिए, इन्वायरमेंट या वातावरण। अब सपोज़ कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला था लेकिन उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया जो बिल्कुल भी उसके गुस्से को ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो ये गुस्सा क्या हो जाएगा, सुप्त अवस्था में चला जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कोई बच्चा बहुत सीधा साधा था लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया, तो इन सब चीज़ों में वातावरण का भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि जो ट्रेड्स हमें मिले हैं पेरेंट्स से वो चेंजेबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग या हमारी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ के अनुसार आनुवंशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। मतलब कई बार क्या होता है, दो अलग तरह के लोग भी लेकिन एक जैसे इन्वायरमेंट में रहने के कारण एक जैसे हो जाते हैं। जैसे सपोज़ कोई बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है, लेकिन उसको पढ़ने का अवसर ही ना दिया जाए तो फिर वो क्या ही अचीव करेगा। दूसरी ओर कोई बच्चा जो मंद बुद्धि का था, मंद बुद्धि इन द सेंस एवरेज बुद्धि का था, मंद बुद्धि नहीं एवरेज था, बहुत ब्रिलियंट नहीं था, एवरेज था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उस पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसके बहुत सारे ट्यूशन्स लगे, बहुत सारे उसे अच्छे से टीचर्स ने पढ़ाया, उसने भी काफ़ी मेहनत की। और दूसरी ओर एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था जिसके पेरेंट्स ने उसको ऐसा वातावरण नहीं दिया, तो क्या लगेगा, एक समय के बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे या हो सकता है ये एवरेज वाला इस ब्रिलियंट से आगे चला जाए। यानी कि इन्वायरमेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल है बच्चे के विकास में। तो यहाँ कुछ डिफिनेशंस दी हुई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखने में आपके काम आएंगे। आगे हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे वॉटसन ने क्या कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। वॉटसन ने, ये कथन किसका है कि मुझे नवजात शिशु दे दो मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, तो ये वॉटसन का कथन है। नेक्स्ट है वातावरण के प्रकार। अब वातावरण भी कई तरह के होते हैं। एक तो हो गया आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल एनवायरनमेंट। जन्म से पूर्व से ही माँ के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जिनमें बच्चा 9 महीने रहता है, वो आंतरिक वातावरण कहलाती हैं। इसके अंग कोश, वंशसूत्र, पितरक यानी सेल, क्रोमोसोम, जीन्स, ये सारी चीज़ों को हम इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। गर्भाशय में जिस तरह का वातावरण पनपता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो पदार्थ वंशसूत्र एवं पितरकों को घेरे रहता है उसे कोशारस या साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इन सबको मिला करके ही अंतरकोशीय वातावरण या इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट यानी कि अंदर के जो सेल्स हैं उनके एनवायरनमेंट को हम कहते हैं। मन के अनुसार, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, वास्तव में प्राणी जो बनता है वो वंश अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो बच्चा पैदा होने के बाद इन्वायरमेंट उसको मिला उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस 9 महीने में बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में होता है उस समय का भी इन्वायरमेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है, जैसे उदाहरण के लिए यदि गर्भस्थ शिशु को माँ के रक्त से कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता तो उसकी हड्डियों में क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी, और इस प्रकार जन्म से पूर्व ही ये गर्भाशय में ही वातावरण का अंग होता है। बाहरी वातावरण या बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। भौतिक में जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु। जैसे कोई एरिया है जहाँ पर सूर्य की किरणें उतनी नहीं मिलती हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर उसको सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं या खुला वातावरण नहीं मिलता है, तो
उससे विटामिन डी की कमी हो जाएगी कि नहीं। विटामिन डी जो कि सूरज में पाया जाता है नेचुरली, तो थोड़ा उसके जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट, इससे भी फ़र्क क्या होता है, पड़ने लगता है। आप कैसे परिवेश में, कोई बिल्कुल बंद जगह पर रहे तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी तरह से कोई बहुत शोरगुल में रहता है, कोई बहुत शोर भरे वातावरण में रहता है, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सारे भौतिक वातावरण हैं। फिर है सामाजिक वातावरण, जैसे समाज में रहता है बच्चा, उससे भी उसके विकास की क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन के तरीके इत्यादि इन सब के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप किसी धर्म से रिलेटेड ही देख सकते हो, या विभिन्न जातियों में देख सकते हो, या अपने ही भारत के अलग अलग राज्यों में देख सकते हो, तो वहाँ के जो पहनावे हैं हर जगह के अलग अलग, बोली, भाषा, इन सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो बच्चे का विकास सामाजिक वातावरण पर भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और मनोसामाजिक वातावरण, ये तीनों आपके सामाजिक वातावरण में आते हैं। इकोनॉमिक या आर्थिक वातावरण में क्या है, अब जैसे सपोज करो किसी पेरेंट्स के पास पैसे बहुत कम हैं, तो संसाधनों का अभाव होगा। अब ऐसे में मान लो कि कोई बच्चा था, वो कुपोषित रह गया, तो उसके हाइट वेट पर या उसकी मानसिक बुद्धि पर फर्क तो पड़ेगा ही। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर भी इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, सांस्कृतिक वातावरण भी बहुत सारा, कई बार इस तरह की रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ भी आ जाती हैं। जैसे एक समाज में, हालांकि अभी तो इतना नहीं होता, फिर भी काफ़ी समय से जो भ्रांतियाँ थीं कि लोग लड़के को ज़्यादा पढ़ाएंगे या लड़की को कम पढ़ाएंगे, या एक जैसे भ्रांति कि लड़के मैथ्स में तेज़ हो जाते हैं, लड़कियां नहीं हो पाती हैं, नहीं होती हैं, तो ये एक भ्रांति बन गई। कारण क्या रहा होगा इसका, कि जैसे सपोज एक लड़की को इतना समय नहीं मिला, या उसने जोड़ घटाने की क्रियाएं इतनी नहीं की, तो उसका मैथ्स कमज़ोर रह गया। अब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चली आई, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें क्या हो गई, चली आई, जिनसे कि आगे की जनरेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ गया। तो कई बार संस्कार के नाम पर भी, कि लड़कियां हैं, अब लड़की को बाहर नहीं भेजना है, या फिर कहीं कहीं कुछ समाज में ऐसा भी होता है कि लड़कियों को कम खाना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं, या पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है। तो इन सब का कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य पर और विकास पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तीसरा है मनोसामाजिक वातावरण। इस वातावरण के निर्माण में मानव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर बड़े प्रभाव को मनोसामाजिक परिस्थितियाँ या वातावरण कहते हैं। अब जैसे इसका आप एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें आपने देखा कि लड़कियों को कहीं ना कहीं घर में ज़्यादा रहने को फोर्स किया जाता है, या वो जैसे ही थोड़ी बड़ी होती हैं तो घर के बाहर वो इतना फ्रीली नहीं निकलती। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि लड़कों की अपेक्षा, यानी मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स की हाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना डिफरेंस मेल और फीमेल की हाइट में नहीं है जितना हमारे भारत या एशियन कंट्रीज़ में है। तो इसका भी कहीं ना कहीं कारण कौन सा हो गया, रीतियों के हिसाब से जो आपने उस लड़की को सामाजिक वातावरण दिया। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं। मूलभूत आवश्यकताएं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। अब किसी का पेट ही नहीं भरा, तो बोलते हैं ना कि भूखे पेट तो भजन नहीं होए, यानी किसी का पेट ही नहीं भरा है तो वो दिमाग वाले काम कैसे कर पाएगा, या मतलब अगर वो इन्हीं सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहा है तो बाकी चीज़ों से कैसे जूझेगा, उसका विकास समुचित रूप से फिर नहीं हो पाएगा। जितनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी उत्तम, उतना ही विकास भी उत्तम होगा। पारिवारिक परिवेश यानी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत इफ़ेक्टेड होता है व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने के लिए। आर्थिक रूप से संपन्नता की भी बात हो रही है, इसके अलावा आप और भी जो बैकग्राउंड की बातें होती हैं, यानी कि घर का माहौल कैसा है, इससे भी बच्चे के विकास पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से रोग और दुर्घटना, कई बार चोट लगने से
क्या दिमाग पे चोट लग गया या कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि बच्चे के शरीर पे विकास की जो क्रिया है वो बाधित हो जाती है। जैसे सपोज करो कि किसी का लीवर खराब हो गया या कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया, तो हो सकता है बच्चा जो कि बढ़ने वाला था अब उसकी हाइट क्या हो गई, रुक गई। इसी तरह से किसी के सर में चोट आ गई तो हो सकता है उसके कुछ ब्रेन सेल्स पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, याददाश्त कमज़ोर हो गई, या ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी जैसा विद्यालय का वातावरण होगा, जिस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी वातावरण में, उससे भी बच्चे के विकास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का व्यवहार कैसा है किसी बालक के प्रति, वो स्नेहपूर्ण रूप से पढ़ाता है कि नहीं, और विद्यार्थी की समस्याओं को सुनता है कि नहीं, एक प्रॉपर गाइड की तरह से काम करता है कि नहीं, इन सब का भी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। वरना कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है या पक्षपातपूर्ण है तो बच्चा टीचर से कतराने लगेगा और नतीजा वो क्लास बंक करने लगेगा, उसकी पढ़ाई छूट सकती है या केवल नाम मात्र की पढ़ाई हो सकती है। समाज और संस्कृति, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो इस हिसाब से जो भी रीति रिवाज में वो बंधा हुआ है, मान्यताओं में नैतिक मूल्य द्वारा मानव के विकास का नियंत्रण या निर्धारण भी होता है। संचार माध्यमों का प्रभाव, बालक अपने जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अब जैसे माता पिता के पैर छूना या दूसरों को अभिवादन करते समय हाथ जोड़ना, इन सब संस्कार के कारण कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की जो फीलिंग्स है वो इंडियंस में ज़्यादा है। अदर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की प्रथाएं नहीं हैं, तो वहाँ हो सकता है कि वहाँ उनके संबंध वैसे ना हों जैसे भारत में हैं। तो संस्कारों का या रीति रिवाजों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। संचार माध्यम का प्रभाव, यानी आप टीवी, सिनेमा, इन सब में जो कुछ भी देखते हैं, टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, जिस तरह की मूवीज़ चल रही होती हैं, उन सब का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बालक के विकास में। ऐसा कहा भी जाता है कि किसी समय के जो साहित्य होते हैं या उससे रिलेटेड जो आपके समाचार पत्र, विज्ञापन होते हैं, उनको देख करके आप उस सोसाइटी का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये साहित्य या सिनेमा सोसाइटी का आईना होते हैं या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि इन्हीं का इफ़ेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। तो हम रिवीजन तो पहले ही कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं सारांश। बाल विकास क्या है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हमने देख ली थी, इसकी अवस्थाएं पढ़ ली, शैशवावस्था देख लिया, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो चलिए आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, चैप्टर एंड होते ही हम क्या करेंगे, MCQs क्वेश्चंस लगाएंगे, यानी कि हम बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसका है, एडलर, वैलेंटाइन, सिगमंड फ्राइड, किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या है, वैलेंटाइन। नेक्स्ट है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये किशोर होता है जिसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन कब होता है, आत्म केंद्रित, जिस समय वो ये समझता है, देखो आत्मसम्मान की बात नहीं हो रही है, आत्मसम्मान होता है तो किशोर अवस्था होता है। आत्म केंद्रित जिसमें बालक को लगता है कि वही केंद्र में है और सारी दुनिया उसी के आसपास चल रही है, उसी की फिक्र कर रही है, तो ये होता है शैशवावस्था में। व्यक्ति वंश अनुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं है बल्कि गुणनफल है, ये कथन किसका है, ये वुडवर्ड का है। मैंने क्या बताया था कि विकास क्या है, विकास जो होता है वो वंशानुक्रम गुणे वातावरण होता है, ना कि योगफल, इसका गुणा होता है। और ये कथन किसने दिया है, वुडवर्थ ने, इम्पॉर्टेंट है। शैले के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हमने पढ़ा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बीजमैन द्वारा प्रतिपादित कौन सा नियम था, तो ये बीज कोश का नियम था, अभी अभी पढ़ा हमने, बोला था ना मैंने कि इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, एक जागृत होता है और एक सुप्त होता है।
शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से कब होता है? तो प्रथम 3 वर्ष में, यानी स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होता है। किसी भी स्टेज में, किसी भी लेवल में जो भी चेंजेस होते हैं वो शुरुआती समय में ज़्यादा होते हैं, बाद में थोड़े थोड़े स्थिर होने लगते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो बाल विकास की अवस्थाओं का कितने इसमें करते हैं? 3 में करते हैं। वही सेम जो भी हमने पढ़ा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, यह आनुवंशिकता कहते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, कौन सा? विकास, समायोजन, परिवर्तन या अस्थिरता। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, कौन कौन से? तो पोषण, लिंग भेद, तनाव या संस्कृति। तो ये संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो सबसे ज़्यादा बालक स्वतंत्र कब होना चाहता है? किशोर अवस्था में। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो लगभग सारे ही हैं। टोली की आयु किसको कहते हैं? किस एज में बच्चा ग्रुप में रहना चाहता है? बाल्यावस्था में रहना चाहता है। मनुष्य को जो कुछ बनना है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका कथन है? ये फ्रायड का कथन है, साइमंड फ्रायड का, या सिगमंड फ्रायड इनको लिखते हैं। जी साइलेंट है, साइमंड फ्रायड का कथन है ये। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्टेनले हॉल का। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाल अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल अवस्था में क्योंकि बच्चे को खेल में रुचि होती है, रचनात्मक कार्यों में होती है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोला है कि बिल्कुल भी छूट नहीं देनी चाहिए, निगेटिव है, इसको आप कट कर देंगे। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा, तो इतनी ओल्ड प्रणाली नहीं अपनानी है। और पिटाई करने वाले अध्यापक तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? ये भी स्टेनले हॉल ने कहा है। बाल विकास के अंतर्गत निम्न आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। बाल विकास की बात कर रहे हैं तो 0 से 18, ठीक है, क्योंकि विकास की क्रिया हमने बाल विकास के अंदर हमने क्या पढ़ा? शैशवावस्था, उसके बाद फिर बाल्यावस्था और फिर किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था कब खत्म होती है? 18 में। इसीलिए बाल विकास की जो अवस्था है वो 18 वर्ष तक मानी जाएगी। फिर आनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? तो जीन्स या पैतृक हमने पढ़ा था, यही आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। इन सारे क्वेश्चंस का आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, और आगे के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का भी आप क्या करना, होमवर्क आपके लिए रहेगा। आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज़रूर सॉल्व करिएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।